हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलअप फॉर्म। मैं पूजा जुलाफिकर रेड्डी। वेलकम टू फिलअप फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करेंगे पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी बाकी सभी आ जाएं। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। गुड मॉर्निंग दीप माला जी। ठीक है, और ठीक है, चलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने देखा था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल होता है, एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जो बनाया जाता है कंसिडरेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, तब तक दीपमाला जी आप सुन लीजिए, जब तक बाकी सब आएंगे तब तक हम इसको रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, चलो। द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज पेमेंट टू द स्पेसिफिक पर्सन। ये डॉक्यूमेंट जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो आपका ट्रांसफरेबल होता है। आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकती है। साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेसिफाई करता है पेमेंट देने के लिए। एक पर्सन दूसरी पार्टी को पेमेंट देता है। ठीक है, सेक्शन 13 में ये डिफाइन किया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका चेक। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मीनिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ट्रांसफरेबिलिटी होती है, मतलब एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर बोला था, ठीक है, पीस ऑफ पेपर की बात करी गई थी कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटर्न फाइल में होना चाहिए। एक मिनट, आ क्यों नहीं रहे सारे फोन में? तो नया 10:39 हो गए हैं। चलो 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 चलो, बड़े खराब हो गए सारे बच्चे। प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके ओके मोहम्मद जी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि पर्पस के लिए बनाया जाता है। किस पर्पस से? कंसिडरेशन के पर्पस के लिए, और जो कि ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, इसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में दिया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका सेक्शन 5 में दिया गया है, चेक आपका 6 में दिया गया है। फिर इसके फीचर देखे थे कि रिटर्न में होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, एक पार्टी कुछ मनी जो है वो देने का वहां पर ऑर्डर या प्रॉमिस किया गया होना चाहिए, और दूसरी पार्टी जो है उसको रिसीव करे। ठीक है, और साथ ही साथ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिस भी पर्सन के पास जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, वो रिसीव कर सकता है पेमेंट। ठीक है, और ट्रांसफरेबिलिटी की बात करी गई थी कि एक पर्सन दूसरी पार्टी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जिस भी पर्सन के पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो जो है वो पेमेंट ले सकता है। फिर प्रिजम्पशन की बात करी गई थी, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है यदि उसमें कंसिडरेशन की बात करी गई है, डेट उसमें मेंशन है, आपका टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसमें मेंशन है, साथ ही साथ ट्रांसफर उसमें मेंशन है, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट जो है उसमें मेंशन है, स्टैंप मेंशन है, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, ये सब मेंशन है। तो हम उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर हमने देखा था कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है। सेक्शन 4 में दिया गया है आपका प्रोमिसरी नोट, जिसमें बोला है कि एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि इशू किया जाएगा, एक पार्टी जो है वो इशू करेगी, और साथ ही साथ वो प्रॉमिस करेगी कि मैं पेमेंट करूंगा जी, ठीक है, उस डेप्ट को जो भी उससे लिया गया दूसरी पार्टी को। ठीक है, डेफिनेशन देखी थी कि प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, जिसमें कंटेनिंग क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइन किया गया होता है बाय द मेकर, जो पर्सन बनाता है वही साइन करता है, साथ ही साथ वो प्रॉमिस भी करता है कि मैं पे करूंगा सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, टू द अनदर पर्सन। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि पार्टीज क्या होनी चाहिए, एक तो मेकर होना चाहिए, दूसरा पे। मेकर मतलब वो पर्सन जो कि बनाएगा, ठीक है, वो प्रॉमिस करेगा कि मैं पेमेंट करूंगा।
ठीक है, और पे जिसको कि पैसे मिलने वाले होते हैं, ठीक है। और अदर हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? रिटन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें एक पार्टी को अनकंडीशनल ऑर्डर किया जाता है कि आप पेमेंट करोगे, ठीक है, या तो आप मेरे को कर दोगे या जिसके भी पास जो है वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आप उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। डेफिनेशन हमने देख ली थी, सेक्शन 5 में दी गई है। इसमें 3 पार्टीज होती है, ड्रॉ, ड्रॉई और पे। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो कि ऑर्डर करता है पे करने के लिए। ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसको ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करता है, जी मैं ऑर्डर करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा। और पे जिसको पेमेंट दी जाती है एंड टाइम में, जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो पेमेंट लेता है, ठीक है, उसे जो कि पेमेंट रिसीव करता है उसे हम पे कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि चेक क्या होता है। चेक रेफर करता है कैसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंटेन किया होता है अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें बैंक को ऑर्डर दिया जाता है कि आप क्या करो, मेरे अकाउंट से कुछ सम ऑफ रुपीज जो यहां मेंशन करे गए इस इंस्ट्रूमेंट में, वो आप उस पार्टी को दे दो जो भी आपके पास आई है, ठीक है। और हमने देखा था कि इसमें इंक्लूड होता है आपका ट्रंकेट चेक और आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डेफिनेशन हमने देखी थी, चेक क्या होता है, कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड होता है, और इसमें इंक्लूड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चेक और आपका ट्रंकेट चेक। एसेंशियल देखे थे कि चेक किस तरह से होना चाहिए। पहला तो इन राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई होती, और साथ ही साथ जो चेक है वो साइन होना चाहिए बाय द मेकर, ठीक है। और अमाउंट जो भी आपने देना है वो स्पेसिफाई किया हो इन फिगर में भी और इन वर्ड में भी, ठीक है, दोनों ही टाइप में, अंकों में भी और शब्दों में भी, दोनों में लिखा गया होना चाहिए। और चेक में जो है वो आपका जो चेक है, ठीक है, वो ड्रॉ किया गया हो जिस पार्टी ने, ठीक है, उसके भी साइन होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो ऑर्डर कर सके बैंक को कि आप उसकी पेमेंट कर दो, ठीक है। और ये बोला कि इट मे बी वेरर और ऑर्डर चेक भी हो सकता है कि जिस भी पार्टी के पास जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो भी पेमेंट ले सकता है, और या तो आप किसी पर्सन को सेल्फ चेक भी दे सकते हो जिसमें सिर्फ उसी का नाम होगा जिसको कि आपने पेमेंट करना है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस देखा था, एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। फॉर एग्जांपल के लिए एक पार्टी ने यहां पर ए ने ऑर्डर किया बी के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और कहा कि बी साहब आप क्या करना, मेरे को 20,000 रुपीज इतनी पर्टिकुलर डेट को दे देना। यहां ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है, कि आप जो है वो दे देना। या जब बी उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके इसको साइन कर लेगा, तब हम कहेंगे कि यहां पर क्या हो चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय द ड्रॉई। तो एक्सेप्टेंस किसके द्वारा की जाती है? ड्रॉई के द्वारा, ठीक है, जिसने की एक्सेप्टेंस किया हो वो अपनी असेंट देता है, ऑर्डर ऑफ द ड्रॉर। सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि जब एक्सेप्टेंस सिग्नेचर हो जाती है, ठीक है, ऑफ द ड्रॉई, और बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन कर दिया जाता है। ओके ओके ललिता जी, ये सब कुछ करवाएंगे, ठीक है, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है, आपका ट्रंकेट चेक क्या होता है, ये सब कुछ कराएंगे, ठीक है। फिर है आपका 10 एंड एक्सेप्टर इज अ ड्रॉई, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है उसे हम ड्रॉई कहते हैं, और जो कि साइन करता है और असेंट देता है अपनी, ठीक है, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज की वो असेंट देता है और डिलीवर इट टू होल्डर, ठीक है, डिलीवर करता है होल्डर को, मतलब ए अपने पास रखेगा, ठीक है, तो यहां पर उसने बी ने साइन करे और इसको वापस कर दिया कि आप अपने पास रखो, जब आपको पेमेंट चाहिए होगी आप लेके आना, मैं आपकी पेमेंट दे दूंगा। या तो इसने खुद नहीं ली तो इसने किसी और को फर्दर ये आपका ट्रांसफर कर दिया, नेगोशिएटेड कर दिया, ठीक है, इंडोर्स कर दिया, तो फिर इसका यहाँ पर राइट खत्म हो जाएगा, इसका राइट आएगा, ये किसी और को दे देता। अब देखो कि इसने किसी को भेजा ही नहीं, इसने किसी को दिया ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ ए के पास राइट रहेगा कि वो पेमेंट ले सकता है, तो उसे हम पे भी कहेंगे, आपका पे भी कहेंगे, जिसको कि पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। अब एसेंशियल क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के? पहले तो बोला कि राइटिंग में होना चाहिए और साइन बाय ड्राई होना चाहिए, और इस एजेंट के द्वारा भी साइन किए जा सकते हैं। ड्राई कौन हुआ? जो एक्सेप्टेंस करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की। और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे कि ये बात बिल ऑफ एक्सचेंज में ही होगी। और कंप्लीटेड बाय डिलीवरी टू होल्ड, ये कब कंप्लीट होगा? जब आपने उसको साइन करके दोबारा से उस पर्सन को भेज दिया है जिसने आप ये बनाया था, जिसको कि पैसे मिलने वाले हैं,
ठीक है, जिसने कि यहाँ पर आपको ऑर्डर किया था कि आप मेरे को पेमेंट करोगे। तो कंप्लीट तब होता है जब डिलीवरी टू होल्डर हो जाएगा। और राइटिंग द वर्ड की बात करेगी है कि वो लिखेगा कि एक्सेप्ट कर लिया है मैंने इमटेरियल, ठीक है। और ऑरल एक्सेप्टेंस और राइटिंग में भी हो सकती है, इन वर्ड में भी हो सकती है। और एक्सेप्टेड विदाउट द ड्रॉइंग सिग्नेचर इज नॉट एक्सेप्टेंस, कि हम मानेंगे ही नहीं यदि उसके साइन नहीं हुए, तो हम मानेंगे ही नहीं कि यहाँ क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई है। ब्रिजेश जी, आप लास्ट क्लास में भी नहीं आए और इस क्लास में नहीं आए, यदि इसमें भी आए होते तो अब तक जितना हो गया है उसको बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेते। एक क्लास छूट गया, एक क्लास नहीं, ये भी छूट गया जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप आ गए हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे को इंडोर्स कर सकते हो, दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन करना, जो कि मनी का कंसिडरेशन रहता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, और आपका प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है, प्रॉमिस करती है। और जो भी क्लास छूट गई है आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफ से समझ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं आपको इतने पर्टिकुलर डेट में इतना पैसे जो है वो दूंगा, ठीक है। और ये होता है प्रोमिसरी नोट। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक पार्टी ऑर्डर करती है, ठीक है। एक पार्टी जो है वो ऑर्डर करती है कि आप, जैसे कि ए ने पैसे लेने हैं तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगी और बी को कहेगी कि आप मेरे को 20,000 रुपीज इस पर्टिकुलर डेट को दे देना, ठीक है। उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये बोलता है कि या तो मेरे को दे देना, या तो ये किसी और को भी अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सकता है, यदि इसने किसी और का लेना हो, ठीक है। तो किसी और को देना हो तो यहाँ पर बी को सी को भी दे सकता है कि यदि इसने अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको दे दिया ना, तो इसका राइट यहां पर खत्म हो जाएगा और इसका आ जाएगा। जिस भी पर्सन को पैसे मिलते हैं वो होता है आपका पे, ठीक है। अब बात करते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स की। तो सेक्शन 9 में दिया गया है होल्डर इन ड्यू कोर्स इज वन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो कि रिसीव करता है उस इंस्ट्रूमेंट को, उसे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। और हमेशा ही इंस्ट्रूमेंट किस पर्पज से बनाया जाता है, आपका फॉर कंसिडरेशन, जब हम एनआई एक्ट की बात करते हैं। विदाउट नोटिस एज डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। और इन गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला कि विदाउट नोटिस भी है, ठीक है। आपको, आप किसी को नोटिस भी नहीं देते हो कि मैंने आप फर्दर जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो एक गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। और बिफोर मेच्योरिटी, देखो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने एक प्रोमिसरी नोट बनाया था, ठीक है। ये प्रोमिसरी नोट बनाया था उसने कि मैं 20,000 जो हूं, एक प्रोमिसरी नोट बनाता हूं कि मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, बी को कि मैं इसको 20,000 रुपीज जो है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 अक्टूबर को दे दूंगा, ठीक है। यहां बी के पास क्या रहता है कि ए ने प्रॉमिस किया है तो ये मेरे को 1 अक्टूबर को जो है वो क्या कर देगा, 20,000 रुपीज दे देगा। और यदि कहीं ऐसा होता है कि सी कोई पर्सन है, ठीक है, उसका बी के साथ कोई लेन देन रहता होगा, तो बी क्या कहता है कि चलो मेरे को इस बिल ऑफ आपके प्रोमिसरी नोट से मेरे को 20,000 1 अक्टूबर को मिलने वाले थे, चलो आप जो है वो क्या करो, इस प्रोमिसरी नोट को अपने पास रख लो, ठीक है। आप इससे पैसे ले लेना, कि लेकिन मैं नहीं दूंगा, इस आप इससे ले लेना, इसने मेरे को देने थे, आप जो है वो इससे ले लेना, ठीक है। तो यहां पर बी का राइट खत्म हो गया। और ये वो कब कर सकता है, बिफोर मेच्योरिटी, 1 अक्टूबर से पहले पहले कर सकता है, इसके बाद नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद नहीं करेगा, यदि उसको पैसा लेना है वो खुद जाएगा यदि मेच्योरिटी हो चुकी है तो, ठीक है। अब यहां पर नोट भी क्या दिया गया है कि हिज राइट एंड टाइटल आर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफर, ठीक है, कि राइट एंड टाइटल जो है वो डिपेंड कर इंडिपेंडेंट होते हैं आपके ट्रांसफर पर।
देखो कि यहाँ पर हमने बात की कि बिल के बी पर्सन के पास प्रोमिसरी नोट था कि ए उसको 20,000 रुपीज 1 अक्टूबर को देगा। वैसे ही अपना उसने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो ट्रांसफर कर दिया सी को। ठीक है, तो सी के पास राइट आ गया, राइट टाइटल तो सी के पास आ गया कि सी हकदार है पैसे लेंगे। और इनकेस यदि सी भी किसी और को आगे फर्दर ट्रांसफर कर देता है तो यहाँ पर डी के पास राइट आ जाएगा। तो यह राइट एंड टाइटल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ऑन द ट्रांसफर पर। और हिज राइट और टू डिमांड और रिसीव एज ऑल्सो राइट टू सू, ये सब जो है वो उसे मांगने, प्राप्त करने और मुकदमा फाइल करने का भी अधिकार उस पर्सन के पास होता है जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जिस भी पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो पर्सन जो है वो उसको स्यू कर सकता है। अब सेक्शन 10 में क्या बात करेगी? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात करेगी। अब बात करें पेमेंट इन ड्यू कोर्स रेफर टू पेमेंट इन कीपिंग विद द एविडेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहां पर बोला नियत समय में भुगतान का तात्पर्य जो है वो लिखित की स्पष्ट अवधि की को ध्यान में रखते हुए भुगतान से है कि आप जो है वो जो कि यहाँ आपने लिखा, ठीक है, आपने जो यहाँ पर बताया ना कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर डेट को पैसे दे दोगे, तो आप उस ही पर्टिकुलर डेट को पैसे दे दो। इट मीन्स कि जिसके इसके कब्जे में किसी भी व्यक्ति की लापरवाही के बिना अच्छे विश्वास पर जो है वो ये डिपेंड करता है। देखो कि ये जो है वो आपका गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन द प्रोफेशन देयर ऑफ। ठीक है, यहां बोला जिस भी पर्सन के पास जो इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन है जिसके जिसके पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो, ठीक है, उस पर्सन को जिससे भी पैसे लेने हैं वो पेमेंट कर देगा ड्यू टाइम, जो भी उसका स्पेसिफिक टाइम वहां मेंशन किया गया है, आप उसको जो है वो विद इन टाइम में जो है क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। अ पेमेंट विल बी रिगार्डेड एज अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, कि भुगतान को नियत समय में भुगतान माना जाएगा, कि हम पेमेंट को पेमेंट तब मानेंगे जब ये ड्यू कोर्स में जो है वो पेमेंट हो जाती है। तो अब बोला कि पेमेंट जो है वो डन होनी चाहिए एज पर अपरेंट टेनर, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखित भुगतान लिखित की स्पष्ट अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कि जो भुगतान है वो लिखित के स्पष्ट अवधि के अनुसार जो है वो हो जाना चाहिए। और पेमेंट इज मेड मनी ओनली मनी। हमने पहले भी देखा कि जब भी हम प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, तो हमेशा उसमें जो कंसिडरेशन रहता है वो मनी से रिलेटेड ही होना चाहिए। पेमेंट हमेशा जो है वो मनी की फॉर्म में ही दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी वैल्यूएबल चीज है तो आप किसी को अपनी ज्वेलरी, अपना ऑर्नामेंट दे दो या कुछ भी दे दो, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको पेमेंट जो है वो मनी की फॉर्म में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझ आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, जल्दी से बता दो, समझ आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिजेश जी आप ना जो मॉर्निंग वाली क्लास है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, और वो क्लास में बहुत लंबी नहीं हुई थी, 1 आवर 30 मिनट की हुई थी। ठीक है, जल्दी से बताओ समझ आ गया है? देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है। ठीक है, और पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है? जो आपने स्पेसिफिक डेट मेंशन करी है उसी डेट पर आप जो है वो पेमेंट कर दोगे, तब हम इस पेमेंट को कहेंगे कि विल बी रिगार्डेड एज अ पेमेंट ऑफ इन ड्यू कोर्स। और पेमेंट इज डन एन अपरेंट टेंडर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, की गुड फेथ में होनी चाहिए। और आप उसी को पेमेंट करोगे जिसके की पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हु इज एंटाइटल्ड टू द होल्डर टू ऑब्टेन पेमेंट। जो भी इंटाइटल का पर्सन जो कि होल्डर होगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वही आपका एंटाइटल होगा पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट जो है वो हमेशा ही मनी की फॉर्म में जो है वो दी जाएगी। अभी जेत जी नहीं आए क्लास में, और ललिता जी समझ आ गया है? रेखा जी, रेखा जी आ गए? ठीक है,
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इस तरह से आप सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको सबको समझ लेते। ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट है आपका बेयरर। ठीक है, कि फर्स्ट है आपका बेयरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टू बिकम अ पेएबल टू पेयरर। ठीक है, कि यहां पर बोला कि तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जहां पर किसी को ऑर्डर किया गया है, जहां किसी को प्रॉमिस किया गया है पेमेंट के लिए, वो पेएबल होगा टू बी द बेयरर। ठीक है, तो यहां पर बोला ठीक है कि पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन मस्ट एक्सप्रेस इट टू बी सो पेएबल। ठीक है, कि लेन देन के पक्षों को इतना दय होना चाहिए, को इसे इतना दय होना चाहिए। देखो कि जो भी बोला कि पार्टीज वही इंटाइटल रहेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी से किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और ऑर्डर किया था बी को कि आप मेरे को 20,000 रुपीज दे दोगे। ठीक है, और इसने बोला था ठीक है कि दे दूंगा। फिर ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखता है, सी के साथ कोई लेन देन रहेगा तो सी को इसको उसने पेमेंट दे दी। अब ये ए ऐसा नहीं कर सकता कि लेने को 40,000 है और 20,000 का जो है वो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दे, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपने स्पेसिफिक मेंशन किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका 20,000 का है, आपका लेन देन भी 20,000 का है, तभी आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो दोगे। या प्रोमिसरी नोट की ही बात कर रहे हैं तो प्रोमिसरी नोट किसके पास रहता है, दूसरी पार्टी के पास। जिसने बनाया होता है उसके पास नहीं रहता, दूसरी पार्टी के पास रहता है। तो यहाँ पर बी के पास प्रोमिसरी नोट है, वो सी को तभी ट्रांसफर करेगा यदि उसका उसके साथ लेन देन उतने ही अमाउंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 20,000 का ही है, ठीक है, तभी जो है वो पेमेंट ले सकता है। तो पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस होना चाहिए और इट टू बी सो पेएबल होना चाहिए, कि जो भी लेन देन के पक्ष हैं वो इतने इसे इतना दय जो है वो होना चाहिए। कि हो सकता है देखो कि उसने प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, 10,000 का, और बी क्या कहता है सी को कि आप उससे 20,000 ले लेना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उतना ही जो है दे होना चाहिए, उतना ही देना होना चाहिए। 22 चली, वॉइस चली गई थी। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या बात करी कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट की बात करी, तो बोला कि देयर आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तभी ये पेएबल टू बेयरर होगा। ठीक है, तभी जो है वो पेएबल टू बेयरर का मतलब है कि तभी पेमेंट उस पर्सन को दी जाएगी जिसके पोजेशन में जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तभी जो है वो इसको पेमेंट दी जाएगी। अब आप खुद सोचो कि आप कब जो है वो कब जो है वो दूसरी पार्टी पेमेंट ले सकती है, यदि उसका लेन देन उतना ही है जितना कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन किया गया। यदि उससे ज्यादा है तो वो पेमेंट नहीं ले सकता। जो पार्टी है वो सिर्फ उस उतने ही पैसे के लिए उसके जो है वो लायबल ठहराए और उसको देने के लिए कहें जितना कि उसका बनता होगा और जितना उसने प्रोमिसरी नोट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन किया होगा। ठीक है, अब बात करें द ओनली इंडोर्समेंट ऑफ इट शुड बी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, यहां पर बोला इसके लिए एकमात्र समर्थन रिक्त स्थान पर जो है समर्थन होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में मत देखिएगा इसको थोड़ा सा। यहां पर बोला कि इट ओनली इंडोर्स फॉर इट शुड बी इंडोर्समेंट इन बैंक। ठीक है, यदि इन केस हम बात करें चेक की तो ये हमेशा ही इंडोर्स किया जाना किसको, बैंक को, कि आप जो है वो मेरे अकाउंट से क्या कर दो, पैसे दे दो। एक पर्सन जो कि होल्डर है
ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या, कि जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर्सन के पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंटाइटल रहता है पैसे लेने के लिए, उसे हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बेयरर इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है, एक पार्टी टू द ट्रांजेक्शन और मस्ट बी एक्सप्रेस इट टू बी सो पेएबल। यहाँ पर बोला कि ओनली द इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट फॉर इट शुड बी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर बोला इसके लिए जो है वो यदि इंस्ट्रो, ठीक है, यहाँ पर बोला कि ओनली इसके लिए एकमात्र समर्थन जो है वो रिक्त स्थान पर समर्थन होना चाहिए। ठीक है, और एक व्यक्ति को जो कि आपका होल्डर और ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है कैन ऑब्टेन द मनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि एक पर्सन, सारी बातों की एक की बात समझना, ठीक है, कि एक पर्सन वही पैसे ले सकता है, वही जो अमाउंट ले सकता है जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट में बताया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां समझो, ठीक है, कि एक पार्टी है, ठीक है, ए, ये प्रोमिसरी नोट बनाती है, ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट बनाती है किसको, बी को, ठीक है, यहां पर बोलती है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसको 10,000 रुपीज जो है इस पर्टिकुलर डेट को, वैसे 1 अक्टूबर को दे दूंगा। ठीक है, तो बोला कि ठीक है, फिर बी के पास ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रह गया, प्रोमिसरी नोट दूसरी पार्टी के पास रहता है ना, तो जो होल्डर होगी पार्टी, ठीक है, और बी क्या करता है, सी को बोलता है चलो कि आपका मेरे साथ कोई लेन देन है तो सी आप जो है वो ए से ले लेना, क्योंकि ए वो मेरे को 1 अक्टूबर को जो पैसे देने वाला है, आप क्या करना, इससे ले लेना। तो बोला कि ये वही पैसे ले सकता है जो कि इस इंस्ट्रूमेंट में मेंशन है, ठीक है, जो कि बताए गए हैं, जिसका पेमेंट बताया गया है कि आपको इतने पैसे जो है वो पे करने हैं, आप वही पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाती है, तो बोले दे आर पेबल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेसली स्टेट देम टू बी सो। हाँ, स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइडेड फॉर इंस्ट्रूमेंट इन द specific place provided for endorsement in the instrument। उस इंस्ट्रूमेंट में तो सब कुछ लिखा होगा, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक आपका कि कहां पर ये मतलब वो पर्सन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, प्रॉमिसरी नोट एक पार्टी बना के आपको दे रही है, तो उसका पूरा एड्रेस वगैरह आपके पास होना चाहिए और वो सही अपना एड्रेस मेंशन करे, ये भी होना चाहिए। तो और डेट भी मेंशन करनी होनी चाहिए और आपका अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। दे आर पेबल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेसली स्टेट देम टू बी सो। यहां पर बोला कि वे तब देय होते हैं जब लिखित स्पष्ट रूप में ऐसा बताते हैं। ठीक है, यहां पर बोला कि और ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी पेएबल होता है, तभी पे करते हैं यदि इंस्ट्रूमेंट में आपने एक्सप्रेसली स्टेट किया गया, बताया गया है। ठीक है, और सेकंड बोला कि दे मे बी पेएबल टू ऑर्डर ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, वे केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऑर्डर करने के लिए जो है वो देय होते हैं। ठीक है, यदि किसी आपने जो है वो ऑर्डर किया है, ठीक है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर करते हैं दूसरी पार्टी को कि आप मेरे को 20,000 रुपीज दोगे, तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ऑर्डर कर रहे हो, सारे के सारे लोगों को थोड़ी ना कर रहे हो, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को थोड़ी ना कर रहे हो। तो यहां पर बोला कि यहां पर पेमेंट पेबल के लिए जो है ऑर्डर किया जाता है ओनली स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है, और देर शुड बी नो प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफेरेबिलिटी। ठीक है, कि उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर आप रोक नहीं लगा सकते कि इसका ट्रांसफेरेबिलिटी नहीं होगा। हमेशा ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज आइदर ड्रॉन और मेड पेबल इन इंडिया। इनलैंड की बात करें, हम अपनी इंडिया की बात करें, जब भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और पेबल होते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि चलो इंडिया में तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया, लेकिन ऑर्डर किसको किया जा रहा है, फॉरेन कंट्री में कोई पर्सन रह रहा है उसके लिए बनाया गया,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला कि ड्रॉन भी यहाँ इंडिया में क्या हो, ड्रॉन एंड मेड जो है वो इंडिया में क्या हो, और पेबल जो कि पैसा देना है वो भी जो है वो इंडिया में रहा हो, ठीक है। और ड्रॉन इन इंडिया अपॉन सम पर्सन रेजिडेंट, यहाँ पर बोला कि भारत के निवासी कुछ व्यक्तियों पर जो है वो अपने आहरित, मतलब कि आप ड्रॉन इन इंडिया में क्या हो, ड्रॉन इंडिया मतलब इंडिया में बनाया गया हो, सम पर्सन रेजिडेंट जो कि इंडिया में रहते हो, इवन थ्रो इट इज मेड पेएबल इन द फॉरेन कंट्री, भले ही ये जो है किसी विदेशी देय में, विदेश में जो है वो देय हो, ठीक है। कि इवन थ्रो ये मेड फॉर, क्योंकि आपने किसी दूसरे पर्सन को देना है जो कि आप किसी फॉरेन कंट्री में भी रहता है, ठीक है। तो पहले बोला कि आप जो है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉ भी किए जाए, मेड भी किए जाए, पेबल इन इंडिया होने चाहिए। दूसरा बोला कि ड्रॉन इन इंडिया होने चाहिए, और सम पर्सन जो कि रेजिडेंट हो इन इंडिया में, और वही यदि पे जो है वो किसी फॉरेन कंट्री के लोग को भी करना है तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एवरी इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉट इनलैंड होते हैं, मतलब नॉट नॉट विद इन द कंट्री होंगे, विद इन इंडिया होंगे, उसको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएंगे, आपके फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। हाँ, कि ड्रॉन भी इंडिया में होंगे और पेबल हो सकते हैं, ठीक है, इवन थ्रो इट मेड पेबल इन द फॉरेन कंट्री, ठीक है, ये समझो। फिर है आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि नॉट इन लैंड होते हैं, ठीक है, नॉट इन लैंड होते हैं, ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर ड्रॉन इन अ फॉरेन कंट्री, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं फॉरेन कंट्री के द्वारा, बट पेबल विद इन इंडिया भी हो सकते हैं, आउटसाइड इंडिया। जैसे कि हमारे इनलैंड के इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था कि ये बनाए तो इंडिया में जाएंगे, भले ही ये पेबल जो है वो फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाती है तो यह बनाए फॉरेन में जाते हैं, और पेबल विद इन कंट्री और आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, ये होते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर बोला कि इसे भारत में जो है वो बनाया जाता है, और भले ही, ठीक है, इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है, और मेड पेबल आउटसाइड इंडिया एंड ड्रॉन ऑन अ पर्सन जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। देखो कि यहाँ पहले तो बात करी कि एवरी इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका इनलैंड, ठीक है, कि जो कि आपके इन अपनी कंट्री में नहीं बनाया जाएगा उसे हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। दूसरे केस में बोल दिया कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा, भले ही उसकी पेमेंट जो है वो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया में भी की जा रही है। फिर थर्ड कंडीशन में ये बोला कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉन इन इंडिया, बनाए तो इंडिया में जाए, पेबल आपके आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड जो ड्रॉन ऑन द पर्सन जो कि, और ऐसे पर्सन के द्वारा बनाए जाए, ठीक है, जो कि आउटसाइड, जो कि रेजिडेंट कहाँ का हो, आउटसाइड इंडिया का हो, ठीक है, भले ही वो इंडिया में भी बनाया जाए उस पर्सन के द्वारा जो कि आपके इंडिया का बंदा नहीं है, इंडिया का पर्सन नहीं है, ठीक है, और पेमेंट भी उसकी कहाँ होनी हो, आउटसाइड इंडिया, हम उसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, किसी को भी समझ नहीं आया दोबारा से पूछ लो, ठीक है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम इज मेंशन, जिसमें कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया होता है उसे हम कहते हैं क्या, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ठीक है, विच नॉट टाइम इज मेंशन इज कॉल्ड अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अब टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, टाइम इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पर आपने फिक्स डेट, फिक्स टाइम, ये सब कुछ जो है वो मेंशन करा होगा, ठीक है। टाइम इंस्ट्रूमेंट कैरी अ फिक्स फ्यूचर डेट, कि आपने कोई फिक्स फ्यूचर डेट जो है वो आपने मेंशन करी है। टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेबल, जिस दिन आपने पेमेंट करना है उसकी भी जो है वो टाइम डेट जो है वो फिक्स करी होगी इन फ्यूचर में, ठीक है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो कि अब अस्पष्ट होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि बेसिकली वन दैट मे बी आइदर अ बिल और प्रोमिसरी नोट, या
फॉर होल्डर इट्स होल्डर, ठीक है। यहाँ पे बोला अंडर सच सर्कमस्टांसेस में यदि होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट मे ट्रीट दम आइदर एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, यहाँ ठीक है, कि ऐसी कुछ परिस्थितियों में ऐसे उपकरण के धारक उन्हें बिल के रूप में मान सकते हैं या प्रोमिसरी नोट के रूप में हम मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के समटाइम ड्राइंग में, ठीक है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ बोला कि कभी कभी जो है ना जो ड्रॉई होता है, ठीक है, जो कि आपका सिग्नेचर करता है, एक्सेप्ट करता है, वो एक फिक्शियस पर्सन होता है, काल्पनिक व्यक्ति जो है वो इसे कहा जा सकता है, जो कि इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसे हम उसके द्वारा यदि कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो हम उसको एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बेसिकली वन दैट मे आइदर बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका प्रोमिसरी नोट फॉर इट्स होल्डर, ठीक है, मतलब जो कि आपके स्पष्ट नहीं होते। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लैक होता है सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट का, जैसे कि टाइपिकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लैक रहता है। सच केसेस में यहाँ पर होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज, उनके पास अथॉरिटी होती है टू कंप्लीट इट और अप द अमाउंट मेंशन देयरइन, ठीक है। और फिर बोला कि दस इन टर्न result in the creation of the legally binding negotiable instrument payable by law, कि इसके परिणाम से रूप कानून द्वारा जो है वो दय कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल बाय द लॉ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पर किसी चीज की लाख रहती है, जो कि इनकम्प्लीट माने जाते हैं, ठीक है, बस इतना समझना है। और नॉट ऑन द फर्स्ट होल्डर बट ऑन सब्सिक्वेंट होल्डर हु प्रोक्यूर्स सच इंस्ट्रूमेंट कैन कंप्लीट दैम, ठीक है। और बोला कि न केवल कि पहला धारक बल्कि कोई भी अगला, ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है, आवाज अच्छी नहीं आ रही। कोई भी अगला, ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है, आवाज अच्छी नहीं आ रही। मेरे में तो ठीक आ रही है। ऑडियो का इशू आ रहा है। अरे चेक करो। मॉर्निंग से, अरे पता नहीं क्या कुछ होता रहता है मेरे को तो। ऑडियो वगैरह तो सब कुछ ठीक है वैसे तो, ये लगा हुआ है। दीपमाला जी, जिग जैक, ठीक है। अरे पता नहीं क्या क्यों हो रहा है ये, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो रहा हो, ठीक है, लेकिन सबके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम हो रही है तो हो रहा होगा। अरे पता नहीं क्या क्यों हो रहा है ये, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो रहा हो, ठीक है, लेकिन सबके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम हो रही है तो हो रहा होगा। अरे पता नहीं क्या क्यों हो रहा है ये। अब थोड़ा सा सुन लो, है ना, थोड़ा सा सुन लो ऐसे ही, कोई बात नहीं। आपको ये हो रहा है ना कभी कभी आवाज, वैसे तो साफ ही आ रही है ना, चलो सुन लो थोड़ा बहुत, अब देखते हैं, फिर बाद में देखूंगी ना मैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क इशू तो मेरे को पता नहीं लग रहा है कि होगा यहाँ, नेटवर्क तो बढ़िया है। अच्छा एक काम करती हूँ,
फोन के नेटवर्क से स्टार्ट करती हूँ। अभी देखो आवाज वगैरह सब आ रही है। ठीक है, वॉइस क्लियर है बट लिप्स मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन नो। चलो चलो चलो, ठीक है। एक बार देख लो, अब ठीक है वैसे। एक बार देख लो, अब ठीक है वैसे। शिल्पा जी आप न्यू हैं? अभी तक आपने बताया नहीं कि आप न्यू स्टूडेंट आए क्लास में। चलो, हम लोग क्या देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखा था कि बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नहीं अभी तो यहाँ साफ आ रही है, मेरे तो यहाँ अच्छी बढ़िया है नेट, वो स्क्रीन भी। मोहम्मद जी थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, हो जाएगा आपके यहाँ भी। यदि सबको प्रॉब्लम है ना तो बता देना, ठीक है। सबको ब्लर आ रही है स्क्रीन? ठीक है, हो गए ठीक। चलो, यहाँ हमने देखा था कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें ऑर्डर किया होता है, ठीक है, कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें ऑर्डर क्या होता है कि आप पेमेंट करो, ठीक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा, जैसे हमने चेक में देखा। इनलैंड होते हैं जो कि इन विद इन इंडिया जो है वो क्या किए जाए, बनाए जाए, ठीक है। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपके आउटसाइड इंडिया जो है वो बनाए जाए। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके ड्रॉ किए जाए फॉरेन कंट्री में बट पेएबल विद इन और आउटसाइड इंडिया हो सकते हैं। और कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉ किए जाए इंडिया में बट उस पर्सन के द्वारा ड्रॉ किए जाने चाहिए जो कि आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है। और पेबल कहाँ होने चाहिए, आउटसाइड इंडिया में ही, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें मेंशन क्या होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ठीक है, नेगोशिएबल विच इज नो टाइम, जहां पर कोई भी का टाइम मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है, और जिसे हम आपका ठीक है। फिर है आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपने सेट पर्टिकुलर कोई डेट जो है वो मेंशन कर ली है, ठीक है, तब हम कहेंगे। अब देखना, अब आ रही आवाज? अब देखना, अब आ रही आवाज? ठीक है।
फिर था आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि क्लियरली मेंशन नहीं किया होता है, जो कि एम्बिगुअस होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। फिर हमने देखा था कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें लैक रहता है किसी भी असेंशियल का, जो कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ऑफ द आपका टिपिकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अब है आपका नेक्स्ट, और आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड एंड फिगर आर डिफरेंट, ये बोला है कि जब शब्दों और अंकों में, जैसे कि हमने बात करी ना चेक की, कि हमेशा जब भी चेक बनाया जाएगा, ठीक है, तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो, चाहे आप प्रोमिसरी नोट बना रहे हो, चेक बना रहे हो, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, तब आप वर्ड में भी लिखोगे, फिगर में भी लिखोगे, ठीक है। जो बोला कि जब हम बात करें कि वर्ड में जो राशि लिखी है ना, जैसे कि आपके 2,500 रुपए लिखा है आपने वर्ड में, और फिगर में जो है आपने आपका वर्ड में जो है जैसे कि 2,500 रुपीज लिखा है, ठीक है, और अंकों में किस तरह से लिखा, 2,500 रुपए लिखा है। यदि इसमें से कुछ डिफरेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर किसी ने कोई जीरो और लगा दी, ये 25,000 बन गया, तो यदि अमाउंट यदि आपका डिफरेंट हो इन वर्ड्स और इन फिगर में, तब हम किस फिगर को या वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे और किसको हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि इस राशि पर हम भुगतान करेंगे। तो सेक्शन 18 में ये बताया गया है कि इफ अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी stated differently in figure and in words, the amount stated in the word will be will सुनो, यहां बोला कि सेक्शन 18 में ये बोला कि यदि ना कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या अपर डिफरेंस आपको देखने को मिले कि इन वर्ड और फिगर में जो अलग अलग अमाउंट बताया गया, तो आप हमेशा ही जो शब्दों में बताई गई राशि होगी उसी पर भुगतान करोगे। जो हमेशा ही अमाउंट स्टेटेड इन शेल वी अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड, आप जिसी अमाउंट पर जो है वो पे करोगे, जो कि इन वर्ड्स में लिखा है, जो शब्दों में बताई गई राशि होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंकों में कभी भी गलती हो सकती है, किसी ने इसको 25,000 भी बना सकता है, कोई 2,50,000 भी बना सकता है, ठीक है। तो आप इस पर विश्वास ना करके आप जो शब्दों में जो लिखा गया है आप उस पर जो है वो विश्वास करोगे, ठीक है। ये दिया गया है आपका सेक्शन 18 में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बात करें मेच्योरिटी की, तो सेक्शन 22 एंड 23 एंड 24 में ये बताया गया है कि मीनिंग क्या रहेगा मेच्योरिटी का। मेच्योरिटी मतलब कि डेट ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है, कि किस दिन जो है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और ये मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बोला कि द मेच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट, ठीक है, जो कि वहां पर लिखी गई, जिस दिन की वहां जो है वो मेंशन किया गया, जिस दिन आपने बोला है, जहां आपने प्रोमिसरी नोट बनाया, जिस दिन आपने वहां पर लिखा था कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो वो मेच्योरिटी डेट जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। मेच्योरिटी डेट जो है वो मानी जाएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने ऑर्डर किया, किसी ने ऑर्डर किया था कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर डेट को मेरे को 2,00,000 रुपीज दोगे, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेच्योरिटी डेट जो है वो मानी जाएगी। अब डेज ऑफ ग्रेस कितने मिल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको कितने दिनों की छूट मिल सकती है, तो बोला कि एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यहां पर बोला कि एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड, जो कि आपका पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, ठीक है, देन इट स्टेट और रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटमेंट एट इज एट मेच्योरिटी ऑन द थर्ड डे, ठीक है। यहां पर बोला कि, यहां पर बोला था ना कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने बोला कि आप, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 1 अक्टूबर को, ठीक है, कि 1 अक्टूबर को मैं इसको जो है वो अपने 2,00,000 रुपीज दे दूंगा। 1 अक्टूबर की बात यहां पर करें। अब डेज ऑफ ग्रेस कितने मिल सकते हैं, तो 1 के साथ प्लस 3 3 जोड़ लो और 4 अक्टूबर तक जो है आपको पेमेंट देना पड़ सकता है। मतलब यदि आपको छूट दी जाती है तो वो 3 डेज की दी जाती है। ऑल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड इज इंटाइटल फॉर द 3 डेज ग्रेस पीरियड, ठीक है, कि मांग पर देय लिखित को छोड़कर सभी
लिखित दिन जो है वो आपके 3 दिन की अवधि जो है आपको क्या मिलेगी, डेज ऑफ ग्रेस जो है वो मिल सकता है। अब बोला नो ग्रेस पीरियड इज अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, कि आपको जो है वो ग्रेस पीरियड मतलब जो डेज ऑफ ग्रेस है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेंगे, तो चेक में नहीं मिलेंगे। चेक में आपको क्या बोला है, डेज ऑफ ग्रेस की बात नहीं करेगी, आपको बोला 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ के अंदर आप जब मर्जी उस चेक को जाओ और बैंक में जाओ और उसको कैश करवा के निकलवा के लेके आओ। उसमें कोई भी मेंशन नहीं होता है कि आपको उसी दिन पैसे मिलेंगे, जिस दिन डेट वो इशू हो गया, आपको चेक दे दिया गया, आप जो है वो जाके जा सकते हो बैंक में और उससे अपना कैश करवा सकते हो, ठीक है। अ बिल और नोट पेबल एट स्टेट ऑन नॉन प्रेजेंटमेंट ऑन डिमांड, ठीक है, विच इज नो टाइम इन मेंशन, ठीक है। यहां पर बोला कि यदि कोई बिल है ना और प्रोमिसरी नोट है जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तब डेज ऑफ ग्रेस नहीं होगा, लेकिन हमेशा ही बिल और आपका ठीक है, बिल और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बिल और प्रोमिसरी नोट, ठीक है, बिल और प्रोमिसरी नोट दोनों में ही टाइम जो है वो मेंशन किया होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं ये पेमेंट करूंगा, ठीक है, वो मेंशन किया होता है। यदि नहीं किया है तो आपको डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा, और चेक में तो कभी मिलता ही नहीं, वैसे भी नहीं मिलता, ठीक है। और जहां पर इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन इंस्टॉलमेंट, और जहां पर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसमें आपने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट में, then each installment is entitled for 3 days grace period, ठीक है। जहां पर भी आपने कोई लिखित इंस्ट्रूमेंट किया है और कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है, तो आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ मेच्योरिटी की, तो वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, then it shall become payable on the specific date plus डेट ऑफ ग्रेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पर स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया, आपको बोला कि आप 15 मई को एंटाइटल हैं, आपको 15 मई को पैसे मिल जाएंगे। ए ने प्रॉमिस किया है बी के साथ कि मैं 15 मई को आपको पूरी पेमेंट कर दूंगा। जिस दिन 15 मई हो गई प्लस 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लो, तब तक जो है वो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब तक जो है वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर भी आप मना करते हो तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए जो है वो राइट है आपका, ठीक है। यहाँ पर बोला वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल होता है ऑन स्पेसिफाइड डेट की, आपको यहाँ पर बोला गया, आपने बोला कि मैं 15 मई को पैसे दे दूंगा, ठीक है, then it shall become a payable on a specified date प्लस आप 3 दिन और जोड़ सकते हो, आप डेज ऑफ ग्रेस ले सकते हो, ठीक है, कि 3 दिन तक आपको छूट दे देगी। चलो फिर बोला कि वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन स्टेटेड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और यदि अब यहां पर बात करी गई थी, आपने कोई डेट मेंशन करी है जैसे 15 मई, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर आपने क्या बताया कि जिस दिन आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया 8 से लेकर 20 दिनों तक, ठीक है, 20 डेज में, विद इन 20 डेज जो है वो आप पेमेंट करोगे। तो आप जब नंबर ऑफ डेट आपके खत्म हो जाते हैं, जिस दिन 20 दिन हो गए, ठीक है, और आफ्टर हैपनिंग सर्टेन इवेंट इट शिल बिकम पेएबल ऑन, तो उसी दिन जो है वो आप जो है वो क्या करोगे, पेमेंट करोगे, प्लस डेज ऑफ ग्रेस कितने का मिलेगा, 3 दिन का मिलेगा, ठीक है। यदि टाइम मेंशन है आपका, डेट मेंशन है, तो उस डेट के कंप्लीट हो जाने के बाद 3 दिन, या आपका डेज मेंशन नंबर ऑफ डेज दिए गए, ठीक है, 20 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 50 डेज, इस तरह से दिया गया। जिस दिन आपके वो डेज खत्म हो गए उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा आपको और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। द डेट ऑन विच द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन, जिस दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार किया गया है, प्लस, ठीक है, यहां पर बोला कि वह तारीख जिस पर जो है वो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हो और पार्टी बोलती है कि मेरे को आज ही पैसे दो, ठीक है, और क्योंकि आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन कर दिया है, ठीक है, जिस दिन के लिए, या तो जिस दिन के लिए, यदि आप नेक्स्ट डे कभी भी बात कर रहे हो, जिस दिन भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हो या आपने बोला है कि मैं उस दिन पेमेंट कर दूंगा,
उससे 3 दिन के बाद आप सिर्फ इतना सिंपल सा समझिएगा, जिस दिन भी वो डेट जिस डेट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाता है प्लस उसके साथ 3 दिन, डेट ऑन विच हैपन इवेंट हैपन हो जाता है। कोई भी आगे आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी रखी है, वैसे तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और अनकंडीशनल ऑर्डर ही होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रोमिसरी नोट में। लेकिन फिर भी यदि आपने कुछ भी सोचा है या आपने पेमेंट करने के लिए, कंडीशन वहां तो लिखी नहीं है लेकिन आपने उसको ऐसी वर्बली कहा था कि मैं दे दूंगा पैसे, ठीक है। तो यदि कुछ भी आपने स्पेसिफिक इवेंट बताया था तो वो इवेंट हैपन हो चुका है प्लस 3 डेज, मतलब 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, वो इतना मेंशन कर देना, ठीक है। अब है आपका वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन द स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर द डेट और आफ्टर सेट और आफ्टर हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट, इट शैल बी बिकम क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। जहां पर आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पेबल की बात आती है, तो यदि आपने कोई नंबर ऑफ मंथ मेंशन किया था या तो डेट मेंशन करी थी, ठीक है, और या तो कोई अपना इवेंट बताया, तो वो सब कुछ जो है वो हो गया, देन इट शैल पेबल ऑन, ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ रेलिवेंट मंथ, ठीक है, प्रासंगिक महीने का वो संबंधित वह दिन, वह तारीख जिस दिन, ठीक है, द डेट ऑन विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन, ठीक है, जिस दिन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन होगा, ठीक है। यहां पर बात करेंगे ना, हमने लास्ट में भी देखा कि जिस दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन होगा प्लस आपको यदि बोला गया है कि आज दिन से लेकर 15 डेज तक आपको पेमेंट करना है, या मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज के बाद मतलब 15 दिन तक के भीतर में, तो लोग कहते हैं ना कि 15 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे, 20 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे, तो प्लस उसका 3 दिन दे दिया डेज ऑफ ग्रेस, तब तक जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर बोला कि जिस दिन आप जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद आपको आपने जो भी मंथ डिसाइड कर रहे हैं या आपने कोई रेलिवेंट डेट डिसाइड करी है, तो प्लस उसका डेज ऑफ ग्रेस पीरियड कितना रहेगा, 3 दिन रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ रेलिवेंट मंथ, यदि आपने रेलिवेंट मंथ की कोई, जैसे कि बोला कि 15 नवंबर को पैसे मिलेंगे, कोई रेलिवेंट मंथ बताया है, तो विच द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और अब जिस दिन आपने जो है वो ये डेट मेंशन करी थी उसमें प्लस आपका 3 डेज जाएंगे, उसके बाद जो है वो आपका ग्रेस पीरियड जो है खत्म हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द रेलिवेंट मंथ, ठीक है, डेट ऑन विच द रेलिवेंट हैपेंड प्लस 3 डेज, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है तो इसको देख लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं एक में से, बाकी आप खुद से करना, ठीक है। यहां पर बोला कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड द 31 अगस्त 2020, ठीक है, किसी ने बोला कि हम तो 31 अगस्त 2020 की तारीख को जो है वो हम क्या करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, और बोला कि आफ्टर, इसके बाद, इस तारीख के बाद मैं 3 महीनों में जो है वो पैसे दे दूंगा। 3 महीने कब हो गए आपके, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर। दिसंबर का 31 अगस्त बताया था, यानी कि 31 नवंबर आपके, अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 3 महीने हो गए। तीन आपके 31 नवंबर को आपके पूरे कंप्लीट 3 महीने हो गए, प्लस 3 दिन और दे दिए, यानी कि 3 दिसंबर को जो है वो आप एंटाइटल हैं उससे पैसे लेने के लिए, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर बोला कि 31 जनवरी 2020 को, ठीक है, कोई पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता है और कहता है कि मेरे को, मैं पेबल कर दूंगा 1 मंथ आफ्टर द डेट, ठीक है, इस डेट्स के बाद, ठीक है, 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ जो है वो 1 मंथ में जो आपकी पेमेंट कर दूंगा। द इंस्ट्रूमेंट इज मेच्योरिटी ऑन द 3rd डे। अब देखो कि 1 मंथ बोला था ना, 1 मंथ में तो कोई भी मंथ हो सकता है, फरवरी में 28 दिन भी हो सकते हैं, मार्च भी हो सकता है। जब आपने मेंशन किया फरवरी में, आप मेंशन कर रहे हो कि मैं आज से आपका 1 मंथ में जो है वो पैसे दे दूंगा, तो आप मार्च भी ले सकते हो, तो अब फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी आता है, ठीक है, तो उस मंथ कब खत्म होगा, 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा, प्लस उसका 3 डेज और जोड़ लो, यानी कि फब खत्म हो गया, यानी कि 3
मार्च को आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर बताओ, मेजोरिटी का सब कुछ समझ गया। मेच्योरिटी, मेजोरिटी नहीं, मेच्योरिटी कब होगी? ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब बताओ कि इफ द डेज ऑफ ग्रेस इन अ पब्लिक हॉलिडे, अब बताओ, ठीक है, कि यदि डेज ऑफ ग्रेस जो है ना वो पब्लिक हॉलिडे को खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि 3 मार्च को डेज ऑफ ग्रेस जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, 3 मार्च तक जो है वो उसको डेज ऑफ ग्रेस जो है मिला था। अब उस दिन जो है वो पब्लिक हॉलिडे रहता है, तब क्या करेंगे? देन इंस्ट्रूमेंट विल बी प्रोसीडिंग ऑन द प्रोसीडिंग बिजनेस डे में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 को संडे है तो आपका मंडे को डेज ऑफ ग्रेस खत्म होगा। ठीक है, सेक्शन 25 में ये दिया गया है, इफ द डे ऑफ मेजोरिटी इज एन इमरजेंसी और अनफोर्सीन हॉलीडे, यदि डेज ऑफ मेजोरिटी जो है वो आपकी इमरजेंसी और अनफोर्सीन हॉलीडे आ जाता है, देन मेजोरिटी विल बी द फॉलोइंग बिजनेस डे। तो आप जो है वो उस मेजोरिटी को कब तक कंसिडर करोगे कि कब तक हमारे पास जो टाइम है, तो आप बिजनेस डे में आप जो है वो देख सकते हैं। बाकियों को समझ नहीं आया, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी है। जल्दी से बताओ, दीपमाला जी, ललिता जी, रेखा जी और अभिजीत जी, जल्दी से बताओ। लाइव क्लास में ही ऐसी बुरी हालत है ना ऑडियो की, तो फिर रिकॉर्डेड तो बुरा ही हाल हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नेगोशिएशन की, मीनिंग ट्रांसफर की। तो मीनिंग क्या होता है? बोले नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, तो मीनिंग क्या है नेगोशिएशन का? ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना कि नेगोशिएशन का मीनिंग क्या है। नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? जब आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, आप वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब ट्रांसफर कर रहे हो, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका नेगोशिएशन है। ठीक है, कि when the instrument is transferred from one person to another person, ठीक है, और with the view to make other instrument holder। ठीक है, तो नेगोशिएशन का क्या अर्थ है? नेगोशिएशन मीन इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना वन पार्टी टू अनदर पर्सन। ठीक है, विद अ व्यू टू मेक अनदर पर्सन एज अ होल्डर। जिस भी पर्सन को आप जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हो, उसको हम होल्डर कहते हैं ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उसको डीम्ड किया जाता है, उसको समझा जाता है कि उसी पर्सन के लिए जो है वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, और आप उसी को ही पेमेंट करते हो। ठीक है, अब बात करें मोड ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है। तो बोला कि मोड क्या रहता है, इन केस यदि ये पीएन का मतलब है प्रोमिसरी नोट, ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और ये चेक। ठीक है, इन केस बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक पेबल टू बेयरर है, तो बाय डिलीवरी। ठीक है, और यदि मतलब अलग अलग होता है ना, पेबल टू बेयरर भी होता है, पेबल टू आपका ऑर्डर भी होता है। यदि ऑर्डर है तो बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, जिस दिन आप जो है इंडोर्स कर दोगे प्लस उसकी डिलीवरी हो जाएगी उस दिन। अब मैंने तो नेक्स्ट बनाया ही नहीं है पीडीएफ, तो अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज बहुत जल्दी छूट गए आप लोग, है ना। तो चलो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे कल से। लेकिन ठीक है, कल, कल कितनी है, 29 है ना, 30 को आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, फिर हम 2 ही क्लासेस करेंगे। तो कल का दिन लगा लेना थोड़ा, और बाकी समझ आ गया ना जितना भी हमने करवाया। ठीक है,
ठीक है, समझ आ गया ना? फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे यहीं से कि मोड क्या रहते हैं आपके नेगोशिएशन के। ठीक है, ये नया टॉपिक है, इसको कल ही बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। ऑल क्लियर मैम, ठीक है, ओके ओके। थैंक यू ब्रिजेश जी। और ब्रिजेश जी आप ना सारी क्लासेस मतलब जो हमारी लास्ट वाली क्लास हुई है उसको देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय मोहम्मद जी।